फिर स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, वेरी गुड। आपका फर्स्ट टर्म कब होने वाला है? 13 से। 13 से। सिलेबस अपना डन है ना? यस सर। चलिए। अगर उसमें कुछ पूछना हो या डाउट हो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यस चलिए, सर। तो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं जब तक कोई नहीं आता। चलिए। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। एसटीपी पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो पाए तो भी बताइएगा, और हो जाए तो अच्छी बात है। ओके सर। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है देवांश? देवांश, देवांश, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ देवांश, हो गया? देवांश, हो गया आपका? यस सर, हो गया। आंसर कितना आया? एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? हेलो। हाँ देवांश, एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? हेलो। देवांश, एम आई ऑडिबल? देवांश, देवांश, आपकी नेट वीक है क्या?
देवांश, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके, तो ये देखिए एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? सर कैलकुलेट, ओके, तो सर 253 कर लो। 253? नहीं नहीं, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये, ठीक है, टू यस सर। सेवेंटी थ्री केल्विन। और यस। प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 1 atm ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, मध्य प्रदेश अपॉन राजस्थान बताया था मैं। यस सर। प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कर देंगे। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा, प्रेशर है 1, यहाँ पे 0.0821 ले लेंगे, और जो टेम्परेचर है 273, तो यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा आपका इजीली। यस सर। तो ये होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर यही चीज आपको ऐसे दे देता कि कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या ये बता सकते हैं आप? NTP पे पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, विच मीन्स 298 केल्विन, ठीक है देवांश। और प्रेशर जो होता है वो 1 atm ही होता है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मध्य प्रदेश अपॉन राजस्थान, तो यहाँ पे मोलर मास 44 ही आएगा, प्रेशर 1 ही आएगा, ये 0.0821 आ जाएगा, और टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाएगी, ठीक है। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सर। डन सर। चलिए, यहाँ पे एक आता है कंबाइंड गैस लॉ का इक्वेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। इक्वेशन बनता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या हो जाता है देवांश? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर। तो यहाँ पे देखिए आर तो ये गैस कांस्टेंट होता ही है, आइडियल गैस कांस्टेंट, और ये जो एन होता है इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे? एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बन जाता है? पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा देवांश। यस सर। तो इट मीन्स कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2 अपॉन T2। कब होगा ये? जब कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जब कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो ये फॉर्मूला बनता है जिसको हम कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन भी कहते हैं, कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन, ठीक है। ओके सर। चलिए, इसे लिख लिया आपने, इसे लिखिए।
केमिस्ट्री में फर्स्ट 3 चैप्टर आ रहा है या फर्स्ट 2? सर उसमें पीरियोडिसिटी वाला आ रहा है और एक और लिख लिया आपने? किस सर लिखा है? चलो, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है अपने पास। एट लिख रहा हूँ। अच्छा, लिख रहे थे आप? एक मिनट, सुनाई नहीं दिया था। डन सर। चलिए, तो सवाल ये है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm of Hg gas occupies volume of 600 ml. What is its pressure? What is its pressure at a height where temperature is 10 degree centigrade and volume is 400 ml? आशीष? हो गया देवांश? ये सजेस्ट होना आ रहा है। ओके,
चलिए इधर देखिए जरा, यहाँ टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। प्रेशर बताना है एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम इज दिस। तो यानी P1 दे रखा है कितना, विच मीन्स 298 केल्विन। V1 दे रखा है आपका 600 ml, और T1 T1 दे रखा है कितना, T1 तो एक मिनट, प्रेशर गलत लिख दिया मैं, यहाँ पे ये T1 है। यस तो सर। P1 कितना दे रखा है, P1 आपका दे रखा है 760 mmHg। ऐसे ही P2 देख लेंगे, P2 तो हमें निकालना है, ठीक है। V2 दे रखा है 400 एंड T1 दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड विच मीन्स 283 केल्विन। तो हमें ये निकालना है, तो यहाँ कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाएंगे, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। हमें P2 निकालना है, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1V1 इंटू T2 अपॉन में T1V2। अब बस वैल्यू रख देंगे हम लोग। P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू है आपके पास 600, जो भी है 298 केल्विन इंटू 283। T2 जो है ये 600 कितना दे रखा था 40, तो 600 क्या दे रखा है, बस 600 दे रखा है ना। दूसरा वाला टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम सॉरी, 400। ये दे रखा है 400 दे रखा है, ठीक है। तो इसको बस वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, P1 कितना आपका 760। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं वैल्यू इधर उधर लिख दिया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले P1 इज इक्वल टू, सबसे पहले P2 निकालना है, सॉरी P2 निकालना है, तो P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू 760, P1V1 760 इंटू 600, तो 760 इंटू 600 हो जाएगा। उसके बाद T2 283 केल्विन है, अपॉन में क्या आया था अपने पास, T1V2, T1 कितना है 298 और V2 कितना है 400, तो ये 298 इंटू 400 हो जाएगा, ठीक है देवांश। और इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, यस यस सर, तो मैं ये भी बस कैलकुलेट कर रहा था मैं। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। लिख लिया आपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी पे बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड, at what temperature sample of neon gas would be heated to double its pressure। डबल इट्स प्रेशर, इसका प्रेशर क्या होना चाहिए, डबल इट्स प्रेशर, प्रेशर डबल हो जाए इफ इनिशियल वॉल्यूम इज reduced to reduced by 15%, reduced by 15%। करिए जरा ये, बस सेंटेंस और वर्ड से खेल रहा है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। इनिशियल P1 P होगा, तो फाइनल P1 के P2 कितना हो जाएगा, डबल P हो जाएगा, मतलब डबल कर रहा है प्रेशर। ऐसे ही टेम्परेचर कितना दे रखा है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कैल्विन में चेंज कर लेंगे, और T2 निकालना है हमें, टेम्परेचर 2। फिर हम आएंगे वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम अगर इनिशियल 5 V है, तो 15% उसमें डिक्रीमेंट होगा, तो वो V2 हो जाएगा, बहुत आसान है।
नहीं हो तो बताइएगा, मैं बताऊंगा। सर इसमें टेम्परेचर आपका यहाँ देखिए, इनिशियल सर टेम्परेचर ऑफ आइडियल 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकालना है, यही कह रहे हैं ना देवान साहब? यस सर, V1 टी T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 से कैलकुलेट होगा। नहीं, V1 T1 अपॉन T2, V1 T1। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। यहाँ पे प्रेशर के बारे में भी तो दे रखा है, चार्ल्स लॉ नहीं लगेगा ना, यहाँ प्रेशर भी चेंज हो रहा है ना। तो बट अगर हम जैसे कि वॉल्यूम को अगर जैसे कि अगर V1 इक्वल टू V मानते हैं तो सर V2 उसका 85%, मतलब ऐसा है। 15% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 15%। देखिए यहाँ पे आप बस बताते जाइए, P1 जो है, P1 छोड़िए, सबसे पहले T1 की बात करते हैं। T1 कितना है? 75 डिग्री सेंटीग्रेड, विच मीन्स 348 केल्विन। यस उसके सर। बाद P1 ले लेते हैं, तो P1 अगर P लेते हैं, अब देखिए T2 तो हमें निकालना है देवांश। अब यस यहाँ P2 जो होगा, ये डबल ऑफ P हो जाएगा, इनिशियल का दे रखा है। यस अब सर। यहाँ पे V1 की बात कर रहे हैं V, तो यहाँ पे V2 जो होगा, इसका जितना होगा उससे 15% कम, यानी V माइनस V का 15%, 15% क्या होगा? 15/100, यही होगा ना। अब यस इसमें देख लीजिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? V अगर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 - 15/100। अब यहाँ पूरा का पूरा मैथ्स है, V को कॉमन ही लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 - 15 डिवाइडेड बाई 100, विच मीन्स V2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 85V/100, विच मीन्स 0.85V हो जाएगा V2। देवांश हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे सीधा सीधा लगा देंगे, P1V1/T1 = P2V2/T2। हमें T2 निकालना है, T2 को उठा के इधर ले जाता हूँ, तो T2 को यहाँ पे ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? P2V2, और इसको T1 को लेफ्ट हैंड वाले को राइट हैंड में लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? P2V1 हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए जरा, T2 = P2, P2 का वैल्यू क्या है? 2P है, 2P लिख दिया। V2 का वैल्यू क्या है? 0.85V है। T1 का वैल्यू क्या है? 348 है। P2 का वैल्यू, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये P1 है, ठीक है, ये P1 है, ठीक है। तो P1 का वैल्यू क्या लिया था मैंने? ये तो सपोज ही किया था कि P है, तभी तो यस फाइनल प्रेशर डबल हो गया, तो ये यस। P हो जाएगा। V1 का वैल्यू क्या है? V है। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जितना भी चीजें है, ठीक है, वेरिएबल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो T2 इसको मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते, आप कैलविन में आ जाएगा। T2 यस इज सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 0.85 × 348। ठीक है देवांश, यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए आप। हो गया, यस सर। चलिए
अब देखिए अपने पास नया टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो जो गैस का मूवमेंट होता है इन अवेलेबल स्पेस उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं, द मूवमेंट ऑफ गैस इन अवेलेबल स्पेस, जितना भी स्पेस उसके पास होता है उतने में मूवमेंट करता है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। और देखिए इफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली एक कंटेनर में गैस है और उसमें छोटा सा होल कर दिया आपने, और फिर वो गैस मूवमेंट करेगा, उस गैस को हम लोग कहते हैं, उस मूवमेंट को हम लोग इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, मैं इस पॉइंट को भी लिख रहा हूँ। ठीक है, कि इफ्यूजन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम स्मॉल होल कह लीजिए, जिसका जो दूसरा सिनोनिम्स होता है उसको क्या कहते हैं, ओरिफिस। ठीक है, इज कॉल्ड इफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, इफ्यूजन कहते हैं। तो बेसिकली एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में किसी स्मॉल होल से जाए तो उसे कहते हैं इफ्यूजन। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम क्लोज्ड कंटेनर। जाहिर सी बात है गैस है तो क्लोज कंटेनर में होगा तभी वो रुका हुआ होगा, यस सर। और उसमें थोड़ा सा होल हो गया और वो मूवमेंट करने लगा उस होल के थ्रू, तो उसे इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है। अब हम देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है। सबसे पहले ये लिख लीजिए, लिख लिया आपने। जैसे मुझे लास्ट टाइम। ओके, डन सर। वेरी गुड। अब देखते हैं ये होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन is inversely proportional to is inversely proportional to a square root of their molar mass, a square root of their molar mass। मतलब ये है कि अगर किसी का रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा जाए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास। तो ऐसे ही हम दो गैसेस का लेंगे, ठीक है, R1 और R2 का, और दोनों का जब रेशियो लेंगे R1 अपॉन R2, तो R1 का जो मोलर मास होगा वो नीचे जाएगा M1 पे, ठीक है, और R2 का जो होगा ये नीचे है तो इसका ऊपर चला जाएगा। ये कैसे आया, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, R1 जस्ट सपोज R1 एक गैस है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो रूट M1 ऐसे आएगा, ठीक है, और R2 का भी करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रूट M2 ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि इनवर्सली अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास होता है। अब मैंने यहाँ क्या किया, दोनों का रेशियो ले लिया। जब दोनों का रेशियो लेंगे हम लोग R1 अपॉन R2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट M1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ M2। तो जाहिर सी बात है R1/R2 जब करेंगे तो नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं, यस सर। और ये M2/M1। अब दोनों रूट में ही थे तो एक रूट में कर दिया मैंने, तो यही तो चीज मिला, मिला कि नहीं? और यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता ही है आपको, रेट इंक्रीज करेगा तो मोलर मास डिक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर। चलिए, ये लिख लीजिएगा तो बताइएगा। डन सर। डन। ये क्वेश्चन दे रखा हूँ यहाँ पे मैं, विच हैज मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, ए में CO2 और CH4 में ज्यादा किसका होगा? CO2 और CH4 में ज्यादा किसका होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन? ओके, सॉरी सर, सॉरी सर। क्या बोला आपने, CO2 और CH4 में? मुझे सुनाई नहीं दिया था। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना तो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के? तो किसका मोलर मास ज्यादा है CO2 और CH4 में? तो सी किस? एच फोर का ज्यादा होगा रेट ऑफ। रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसका 16 मोलर मास होता है और इसका कितना होता है, 44 होता है। N2 और O2 में किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन? बताइए। सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का, क्योंकि उसका मोलर मास ज्यादा है, कम है, सॉरी कम है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। चलिए, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मोलर मास कर लिया हमने। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देखेंगे। तो एक बात बताइए, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा? सर आपने क्या बोला, समझ में नहीं आया। मैंने ये बोला कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक होल कर दिया, ठीक है, यहाँ से गैसेज आराम से जा रहे हैं, अगर इसी में मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अंदर जाएगा जो, वो बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, बढ़ेगा ना, जाहिर सी बात है, प्रेशर बढ़ा देंगे तो और जल्दी जल्दी जाएगा, यस सर। ठीक है। इसका मतलब जो रेट है आपका, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। यस सर। और ये रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन। तो मतलब ये है आपका कि जो R1/R2 लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, P1/P2, और M के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, P1/P2 और M2/P M1, ठीक है। देखिए, एक बात क्लियर होना चाहिए कि रेट ऑफ
डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मोलर मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक और नया फॉर्मूला आ गया आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का। क्लियर है देवांश? यस हाँ। सर। अब देखिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोलर नंबर ऑफ मोल्स भी करते हैं, क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जितना जल्दी जाएगा, ठीक है, इधर जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2, आपको समझ में आ गया, इनटू M2/M1 आ गया। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे P1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, N1/N2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, और ये M2/M1 तो रहेगा ही रहेगा, बताइए। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ मोल भी आ गया। यस सर। चलिए इन्हें लिख लीजिए, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे, पहले ये कर लें। डन सर। चलिए, तो यहाँ पे एक और नया सा फॉर्मूला आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन में, फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड। ठीक है, कितना फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड हुआ, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स माइनस फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन N1 कर देते हैं। तो इससे इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, तो इससे हमें पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड हो गए, बाहर चले गए। और इसी में अगर परसेंट पूछ देता है आपका, परसेंट ऑफ गैस एक्सपेल्ड, परसेंट ऑफ गैस एक्सपेल्ड की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन में N1, और फिर में क्या हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई, जब फ्रैक्शन एक बार निकल गया तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं। सर ये फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड मतलब एनवायरनमेंट। मतलब ये हो गया कि जैसे डिफ्यूजन या इफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एक स्मॉल होल हो गया, ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली N1 था। अब यहाँ से क्या होगा, गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा कि नहीं। यस सर, तो अब मोस्ट बोल दिया डिफिकल्ट। कि फाइनल मोल्स जो हो गया वो N2 हो गया, तो फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल कर देंगे तो कितना बचा ये पता चल जाएगा, मतलब कितना निकला ये पता चल गया, फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड। और उसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना एक्सपेल्ड हो गया, बाहर निकल गया। यस सर। ठीक है, अगर इनिशियल को ध्यान दीजिए जरा, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो ये तो पता चल जाएगा ना कितना निकल गया। पहले जस्ट सपोज 10 मोल्स था, अब आपके पास हो गया 4 मोल्स, तो एक्सपेल्ड जो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बाहर निकले हैं, तो 10 - 4 करेंगे तो 6 मोल्स बाहर निकले कि नहीं। यस सर। अब पूछेगा कितना परसेंट बाहर निकला, तो जितना इनिशियल था मतलब जितना बाहर निकला, ठीक है, अपॉन में टोटल 10 इंटू 100 करेंगे कि नहीं। यस सर। यही तो नंबर मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो वैसे ही यह है कि जितने एक्सपेल्ड हुए बाहर गए उनका परसेंटेज कैसे नहीं निकलेगा, जितने बाहर गए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, इनिशियल जितना था इंटू 100 कर देंगे तो बस ये वाला पार्ट आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सपेल्ड दिखाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ गैस एक्सपेल्ड दिखाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर इसी में पूछ देता आपका कि अब कितना परसेंटेज गैस रह गया है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स रह गया है 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली 100, 10 इंटू 100 कर देंगे तो इतना रह गया है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं देवांश? देवांश कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो मतलब इनिशियली अगर 10 मोल्स है तो 4 मोल्स निकल गए, तो नहीं मतलब नहीं, सिर्फ 4 और मोल्स हो गए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है देवांश, कि जस्ट सपोज कि ये कंटेनर है जिसका इनिशियल मोल्स Ni मोल्स 10 मोल्स है। अब इसमें किसी वजह से किसी ने इसमें क्या कर दिया, इसमें होल कर दिया।
अब ये जो फाइनल मोल्स इसमें बचे हैं, जब होल हो गया तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स घट के 4 मोल्स हो गए, फिर आपको दिखा अरे ये तो इधर से गैस निकल रहा है, इसको आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब पूछेगा कि फ्रैक्शन ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड, मोल्स एक्सपेल्ड, तो हम देखेंगे इनिशियल कितना था भाई, 10 था, फाइनल कितना हुआ, 4 हो गया, तो इससे पता चल जाएगा कि 6 मोल्स बाहर निकले हैं। इससे बस ये पता चला 6 मोल्स बाहर निकले हैं, लेकिन कितने फ्रैक्शन निकला है तो डिवाइडेड बाय इनिशियल कर देंगे। क्लियर है? यस सर, यस तो ये 0.6 फ्रैक्शन इसका बाहर निकल गया है। ठीक है, अगर यही परसेंटेज ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड पूछता तो हम क्या कर देते, 6/10 जो भी ये बाहर निकला इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा परसेंटेज, 60% आ गया कि नहीं? यस सर। 10 में से 6 मोल्स निकल दे तो 60% ही तो निकल गया। अगर आपसे पूछ देता फ्रैक्शन ऑफ मोल्स रिमेन्ड, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स रिमेन इन द कंटेनर, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 4 है, इनिशियल कितना था, 10 था, तो ये 0.4 बचा कि नहीं? अगर यही पूछ देता परसेंटेज ऑफ मोल्स रिमेन, तो 4 है, ठीक है, इंटू 10 और 4/10, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 इंटू 100 कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा इतना परसेंटेज अब मोल्स बचा हुआ है, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, यस सर। जैसे नंबर के परसेंटेज निकालते हैं ना अपने मार्क्स के, मार्क्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर देते हैं, जितना भी टोटल मार्क्स अपन इंटू 100 करते हैं, मार्क्स ऑफ 10 अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो यहाँ पे दो तरीकों से देख सकते हैं कि कितने गैस निकले, तो जितने गैस का मोल्स निकला है अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100, या कितने गैस के मॉलिक्यूल मोल्स रह गए हैं, ठीक है, उसका परसेंटेज निकालना है, तो मोल्स कितने बचे हैं अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। ठीक है, यस सर। ये लिख लिया था आपने? हाँ सर, लिख रहा हूँ। लिख लीजिए। डन सर। डन, वेरी गुड। ये तो बस समझाया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। हो गया। यस सर। ओके, डन सर। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें नंबर ऑफ मोल्स के टर्म तक पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम देखिए किसके टर्म में पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर के टर्म में बता ही दिया हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो रेट होता है ना, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, कितने वॉल्यूम ऑफ गैस है, अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो गैसेज है, R1/R2 जो है अंडर रूट ऑफ M2/M1 होता है कि नहीं, बताइए, होता है ना? अब यस। देख लीजिए यहाँ पे, ये R1 वॉल्यूम के टर्म में क्या हो जाएगा, V1/T1 होगा, और ये V2/T2 होगा कि नहीं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1 होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 × T2 अपॉन में V2 × T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम के टर्म में। यहाँ पे V क्या है आपका, वॉल्यूम, T क्या है आपका, टाइम।
क्वेश्चन इजीली होगा, बस अभी इसको ध्यान में रखिए आप। दो और बच गया है डिस्टेंस के टर्म में और मास के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। लिख लिया आपने? यस सर। ओके, नाउ टेक योर टाइम। सर आपने से मतलब V1 T1 को हमने V2 मल्टीप्लाई बाय T2 कैसे किया? अच्छा ये ये देखिए ना, समझ गया। मैथ्स है ना। वी यस वन सर। अपॉन टी वन अपॉन V2 अपॉन T2, तो T2 सबसे ऊपर जाएगा। यस सर। यस सर। अब समझ में आ गया? सर। ठीक, हो भी गया। यस सर। चलिए अब हम करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के टर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो रेट होता है वो क्या होता है, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, गैस की तो बात हो रही है, तो यहाँ भी वही आएगा बात आपका कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2/M1 होता है। अब R1 की जगह क्या ले लेंगे, D1 अपॉन T1 अपॉन में D2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1, विच मीन्स फिर से वही चीज हो जाएगी जो जिसमें आप कंफ्यूजन हुए थे। D1 इंटू T2 अपॉन में D2 इंटू T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। क्लियर है? एक और बच जाएगा नंबर ऑफ मोल्स वाला, तो वो भी कर लेंगे, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस पर। डन। यस सर। डन सर। लास्ट इसका किसके टर्म में हम लोग कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मास स्लैश नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, रेट ऑफ ना, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड या फिर इफ्यूज्ड, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। टाइम टेकन फिर से वही चीज, R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ M2/M1। अब R1 के जगह मैं क्या ले लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स गैस वन का N1/N2, और ये N2/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। तो यहाँ सीधे सीधे क्या हो जाएगा, N1 × T2 हो जाएगा कि नहीं देवांश, इंटू T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हो गया। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल है पहला कि राइट द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर फॉलोइंग गैस। O2 है आपके पास, CH4 है, ऑर्डर लिखना है इसमें, N2 है, He। आसान है ना देवांश। तो ये मोल के टर्म्स में आएगा। नहीं, जब भी ऐसा दे रखा हो आपको, आपको तो पता है ना मोलर मास इसका कितना है, 14 है, इसका 14 है, इसका 16 है, इसका 32 है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा डिफ्यूजन, डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का होगा कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कुछ गिवन होना चाहिए ना, बस गैस के नाम से थोड़ी होगा। या तो नंबर ऑफ गिवन मास होना चाहिए, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होना चाहिए, या फिर वॉल्यूम गिवन होना चाहिए, तब तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा देवांश। समझ में आया ये। यस। चलिए नेक्स्ट सवाल, द रेट ऑफ डिफ्यूजन of methane at a given temperature is twice that of gas X. Find molecular mass of X. ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 32, 16, 28, 64।
हो जाएगा देवांश ये। यस सर। हो गया या बताऊं मैं? बस आ रहा ओके। है, 4 आ रहा है। क्या 4? 64। 64, वेरी गुड। तो आपने ये क्या किया कि जस्ट सपोज रेट ऑफ मीथेन गैस है ये, और रेट ऑफ एक्स गैस है, इसके हिसाब से यहाँ पे मोलर मास मीथेन का इधर आ जाएगा 16, और इसका तो निकालना हमें, एम ले लेते हैं। और इसमें भी रेट दे रखा है कि जो मीथेन का है वो डबल है। इसका आर लेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ m/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया ना, 2 ही है ना, यस सर, दोनों साइड स्क्वायर कर ठीक है। देंगे। अब बस यहाँ पे ये कर लेंगे हम लोग, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि अंडर रूट m, और ये 4 निकाल लेंगे, ये 2, तो अंडर रूट m इज इक्वल टू 8, तो स्क्वायर करेंगे तो m इज इक्वल टू 64। वेरी गुड देवांश। चलिए स्लाइड चेंज करूँ, स्लाइड चेंज करूँ देवांश? यस सर। चलिए एक और सवाल करिए। 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 gas is diffused in 60 seconds. What volume of O2 gas in diffused what volume of O2 gas is diffused is diffused under similar condition, under similar condition in 30 seconds? टाइम दे दिया, सेम कंडीशन होगा 30 सेकेंड में कितना डिफ्यूज होगा। SO2 है एक और दूसरा O2। कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज होगा। बताऊं मैं या ट्राई कर रहे हैं आप? तो ट्राई। ओके।
किस फॉर्मूले से अटेम्प्ट कर रहे हैं देवान साहब? सर वो V1 × T2 हाँ, अपॉन। यही किया ना आपने। V1 × T2 अपॉन में क्या हो जाएगा, V2 × T1 यस इज सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2/M1। अब अगर ये लगाया आपने, बिल्कुल सही। V1 का वैल्यू 20 है, T2 कितना है, 30 सेकेंड्स है, V2 तो हमें निकालना है, और T1 कितना है, 60 सेकेंड्स है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देखिए यहाँ पे अगर हमने SO2 की बात किया है, ये SO2 की बात हो रही है, ये O2 की बात हो रही है, तो SO2 का जो मोलर मास होगा वो यहाँ आएगा। तो कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16, वो भी 32, तो 64 हो जाएगा, और O2 का 32 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 2 जा 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 10 जा हो जाएगा। और ये कितने टाइम्स पे चला जाएगा, 2 टाइम्स पे। तो बेसिकली इस साइड जो बचा वो 10/V2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 1/2 बचा। यही बचा ना? यस सर। तो बस हो गया अपने पास। यहाँ पे देख लीजिए, 10/V2 इज इक्वल टू √1 का वैल्यू पता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट है, √1 का वैल्यू कितना होगा देवांश? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 1/√2, विच मीन्स V2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2 आएगा कि नहीं, डेसीमीटर क्यूब। यस सर। हो गया, यस सर। वेरी गुड। लिख लिया था आपने भी, ऐसे ही किया था या फिर कर रहे थे अभी? यस सर, मतलब आ गया था वो रूट वाला ओके, पॉइंट। स्लाइड चेंज करूँ? यस सर। चलिए एक और सवाल देखिए जरा। 20 ग्राम ऑफ हीलियम इन 10 सेकेंड्स, ये हीलियम है He, in 10 seconds diffused through a small hole. What mass of SO2 gas is diffused through same hole, same hole in 15 seconds? बताइए देवांश। सर ये हीलियम है ना, मतलब 20 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम, हाँ हीलियम है ये, और एक SO2 है।
बताऊं मैं? फॉर्मूला, क्या कह रहे हैं देवांश? द फॉर्मूला TSO2 अपॉन टी। प्रेशर वाला लगा रहे हैं? पी बोला क्या आपने टी, देवांश? फिर टी फॉर टाइम। टी फॉर टाइम, तो टी से क्या? टी, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे मास गिवन है और टी गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, N1T2 अपॉन N2T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1 कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। यस सर। इससे क्या होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हीलियम का देखा जाए, ठीक है, जरा हीलियम पे फोकस करिएगा, ये ऊपर वाला हीलियम के लिए लिख रहा हूँ, नीचे वाला SO2 के लिए। तो हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो गया, 5 मोल्स हुआ। यस और सर। इसका तो मास निकालना है, यानी इसका मोल्स निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 5 × T2, कितना दे रखा है, 15 सेकेंड दे रखा है, अपॉन N2 तो हमें निकालना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा तब मास निकलेगा। और T1 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब देखिए ऊपर वाला आपने हीलियम लिया है, तो इसमें नीचे मोल्स नंबर ऑफ, सॉरी, मोलर मास जाएगा, और SO2 नीचे लिया है, तो इसका ऊपर जाएगा। SO2 का मोलर मास कितना होता है, 64 होता है, ये 16 टाइम्स में चला जाएगा, ये 75/10 NO2 हो जाएगा। अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, बताइए। यस सर। यस। तो ये 4 हो जाएगा, और एक काम करिए, N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सीधे 75/10 × 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लीजिए आप 75/40, यही होगा ना, 75/40। यस सर। यस। तो यहाँ पे निकालिए जरा, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। 5 × 15/N2 × 10, ठीक है, अंडर रूट 16, 4 आ गया, ठीक है। ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = और ये कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया अपने पास, एक बार आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दीजिए, ये आया 15/8। मोलर मास किसका है, SO2 का, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स भी SO2 का है, तो मोलर मास SO2 का कितना होता है, 64 होता है। और अपॉन में, सॉरी, गिवन मास तो हमें निकालना है, गिवन मास हमें क्या करना है, निकालना है M, और मोलर मास कितना हो गया, 64। तो यहाँ से खुद ही देख लीजिए, 8 8 = 64 नहीं हो जाएगा, और M निकल जाएगा 15 × 8 विच इज इक्वल टू 120 ग्राम। ये समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, यस सर, आ गया। सारे कैलकुलेशन है, क्लियर है। यस सर। चलिए जरा एक और सवाल करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग KTG पढ़ेंगे, उससे थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। तो क्या पढ़ के आना पड़ेगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इसी में है। ओके सर। 3:2 molar ratio of N2 and CO present in a vessel at 500 bar due to hole in the vessel, mixture of gas leak out, calculate the composition of gas effusing out initially, calculate the composition of gas effusing out initially। ऑप्शन दे देता हूं मैं, 3:2 ऑप्शन बी है, 2:3 ऑप्शन सी है, 1:2 ऑप्शन डी है, 2:1।
सर नेटवर्क स्लो है तो मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? तो स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन अभी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और हाँ। 3:2 मोलर रेशियो ऑफ N2 एंड CO। दिखा कुछ? नेट स्लो होगा मे भी आपका, शायद इसलिए नहीं दिख रही। यस। थोड़ी देर वेट कर लीजिए, अभी आ जाएगी। देखा कुछ स्क्रीन? देवांश स्क्रीन देखिए आपको। देवांश स्क्रीन दिखा आपको? नो सर, वो दिखा रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, उसके बाद कुछ नहीं था। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। यस सर। एक मिनट रुकिए जरा। स्क्रीन शेयरिंग इधर से भी तो होता है क्या? देखा कुछ? नो आपने सर, लीव सर किया मैं। था? आप लीव करके एक बार ज्वाइन करिएगा। ओके आपका ओके। नेट वीक है इसलिए ये दिक्कत आ रही है। देवांश, देवांश आपको स्क्रीन दिखा? देवांश, हेलो। यस देवांश स्क्रीन दिखी आपको? नो सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है शायद, मैं देख लूँ। अच्छा चलिए फिर नेक्स्ट परसों कंटिन्यू करेंगे यहीं से इसी क्वेश्चन से, ठीक है?
ओके